हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज टॉपिक नंबर 2.6 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अपने लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा था, और आज हम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो स्टेप पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारा जाइगोट बनता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमको मिलता है डिप्लॉइड जाइगोट, और ये डिप्लॉइड जाइगोट अब डिवाइड होने के लिए रेडी है, क्योंकि मेल के जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रियोल्स इस जाइगोट के पास भी प्रेजेंट होते हैं, और इस सेंट्रियोल की मदद से ये स्पिंडल फाइबर बनाएगा और सेल को डिवाइड करवाएगा। तो अब सेल डिवीजन जो प्रोसेस होगा हमारे जाइगोट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, पहले वो देख लेते हैं कि क्लीवेज वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, तो थोड़ा पढ़ने में और मोटिवेशन मिलता है। ये वाला टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक में से है। दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 2.6, तो ये अपने को काम आने वाला है। दिस इज नॉट फ्रॉम 2.6, ये तो हो गया ना अपना टॉपिक नंबर 2.4 गेमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन टॉपिक नंबर 2.5, ये वाला क्वेश्चन भी 2.6 एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाले टॉपिक में से है, जर्म लेयर वाला टॉपिक। फिर उसके बाद ये तो 2.4 का है, दिस इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन 2.1 2.2, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी ओवरी वाले टॉपिक का है। तो अगर 2025 का भी देख लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक, स्पर्म बैंक, ये टॉपिक नंबर 2.4 में से है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्लीवेज वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक ये वाला क्वेश्चन क्लीवेज वाले टॉपिक में से पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन क्लीवेज वाले टॉपिक में से पूछा गया है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रीफ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलो पीछे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा नहीं डिफिकल्ट है, ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली जब एनिमल सेल्स में डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल्स बनते हैं। ये देखो, ये अपना जाइगोट है। जब ये जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज करेगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 सेल बनेंगे, ऐसे सेल डिवीजन होता है। इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज प्रोसेस, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है उसको क्लीवेज प्रोसेस बोलते हैं। So it is the process of mitotic division of the zygote into a hollow muscular बोल रही हूँ, into a hollow multicellular blastula। मतलब जब सेल डिवीजन होगा तो हमारा गोल क्या होता है कि हमको प्रॉपर ब्लास्ट्यूला मिलना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्ट्यूला बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं, इसको ब्लास्ट्यूला भी बोलते हैं। ये जो कैविटी है, यहाँ पर आपका ये एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है, आपके जर्म लेयर्स फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, it does not involve growth of the daughter cells. The cells formed by cleavage are called as blastomeres। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपके पास एक सिंगल जाइगोट है, ये जाइगोट डिप्लॉइड है। जब ये जाइगोट फर्स्ट सेल डिवीजन करता है तो आपको 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, और ये 2 डॉटर सेल्स जब डिवाइड होंगे तो आपको 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेल्स का नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, करेक्ट, ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल की साइज इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं, सेल की साइज छोटी होते जाती है। यहाँ पे बड़े सेल्स थे, यहाँ छोटे सेल्स हैं, क्योंकि इससे 2 हो गए। और देखो यहाँ पे 4 सेल है ना, अब जब 4 सेल से 8 सेल हो जाएंगे तो साइज और ज्यादा छोटी होते जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देयर इज नो ग्रोथ, इट डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ द डॉटर सेल्स। आपका जब सेल डिवीजन होता है तो डॉटर सेल्स बड़े नहीं होंगे, डॉटर सेल्स का सिर्फ नंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन उसकी साइज छोटे होते जाएगी। जितने ज्यादा सेल्स बढ़ेंगे उतना उनका साइज छोटा होगा और नंबर बढ़ेगा। और अगर आप एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो तो आपका जो ओवरऑल सेल है, यहाँ तक मोर्यूला वाले स्टेज तक आपको दिखाई देगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग सेल है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसका ओवरऑल साइज सेम रहता है। इसका ओवरऑल साइज चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर ये जो लेयर है, ये जो डॉट 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 वाली लेयर दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा के वजह से हमारा ओवरऑल एम्ब्रियो का साइज चेंज ही नहीं होता है, मतलब ओवरऑल ब्लास्ट्यूला जो बनने वाला है इसका साइज चेंज ही नहीं होता है। देखो, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर सेम है, क्योंकि इन सबके पास जोना पेलुसिडा है। जब ये जोना पेलुसिडा बाहर निकलेगी तब इसका डायमीटर बड़ा होगा।
जब तक जोना पेलुसिडा बाहर नहीं निकल जाती तब तक इसका डायमीटर सेम रहेगा। मतलब आप अंदर ही अंदर सेल डिवीजन कर रहे हो, बाहर से सेल का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, बाहर से सेल की लेंथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। सो ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, एक जाइगोट से 2 डॉटर सेल्स मिले, 2 से 4 डॉटर सेल्स मिले, इन डॉटर सेल्स को हम कौन सा नाम देते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। मेरे साथ रिपीट करो, द डॉटर सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। सिंस देर इज नो ग्रोथ फेज, देखो 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, साइज छोटी छोटी होते जा रही है, यहाँ पे ग्रोथ फेज करने का टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम सेल को बड़ा होने दें। सो सिंस देर इज नो ग्रोथ फेज, द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर विल बी रिड्यूस्ड, साइज धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, इसका ओवरऑल डायमीटर उतना ही रहेगा, इसका जो बाहर का डायमीटर है वो उतना ही रहेगा, बाहर के डायमीटर में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अंदर के सेल्स छोटे होते जाएंगे। सो द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर्स विल रिड्यूस विथ एवरी सक्सेसिव क्लीवेज। सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा वैसे वैसे साइज छोटी होते जाएगी, नंबर बढ़ते जाएंगे, 1 से 2 सेल आया, 2 से 4 आया, पण साइज छोटी होत जाणार। अँड ॲज द साइज रिड्युसेस द मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीजेस। आता हे बघा, जेवढे लवकर छोटे छोटे सेल्स आपल्याला मिळतील, छोट्या सेल्सला जास्त काय न्यूट्रिएंट्स लागत नाही, ते पटपट डिवाइड होतात। सो जेवढे छोटे सेल्स होणार तेवढ्याच फास्ट स्पीडने सेल डिव्हिजन वाढणार, कारण छोट्या सेल्सला जास्त न्यूट्रिएंट्सची रिक्वायरमेंट नसते, सो ते प्रोसेस फास्ट करतात, म्हणजे ते मेटाबॉलिझम फास्ट करणार। अँड सबसिक्वेंट क्लिवेजेस आर फास्टर देन द अर्लियर वन। म्हणजे कसं होणार माहितीये, पहला क्लीवेज स्लो रहेगा, दिस विल बी स्लो, क्योंकि ये सेल बड़ा था इसीलिए इसको डिवाइड होने के लिए टाइम लगा, पर आता हे सेल छोटे हैं, तो जितना टाइम इसको लगा था उससे कम टाइम इसको लगेगा, दिस विल बी लेस स्लो, ये कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और अगर इसके डिवीजन की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा और फास्ट होगा, मतलब जैसे जैसे आपके सेल छोटे 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 होते जाएंगे आपको सेल डिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप जब बड़ा सा लौकी काटते हो, ठीक है, आपण जेव्हा लौकी कट करतो, हम जब लौकी कट करते हैं बॉटल गार्ड, तो जब बड़ा लौकी रहता है तो उसको एक टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर छोटा रहेगा तो फटफट 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 कट हो जाता है, बड़ा रहेगा तो टाइम लगता है ना कट होने में, छोटा 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 हो जाएगा। समझो मैंने एक लौकी के 2 टुकड़े कर दिए, अब मैंने ये 2 टुकड़े डिवाइड कर दिए, आधा आप काटो आधा आप काटो, और एक को मैंने सिंगल लौकी दिया है, तो मुझे पूरा अक्खा लौकी काटने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उसको हाफ हाफ कर दिया तो टाइम कम लगेगा। सेल का साइज हाफ हो गया तो ये जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाएगा, जितना ज्यादा सेल्स बढ़ते जाएंगे उनका डिवीजन टाइम कम होते जाएगा, क्योंकि सेल का साइज बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ नंबर बढ़ रहा है। तो दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड होना है, जल्दी जल्दी डिवाइड होना है तो डीएनए भी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होना चाहिए, क्योंकि सबके पास सेम डॉटर डीएनए जाना चाहिए, हर एक सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए और सबको सेम ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो इसीलिए ये जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है। ये वाली जो लाइन है, कभी कभी ये लाइन सीईटी में पूछी जाती है कि क्लीवेज प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन फटाफट करना पड़ता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन फटाफट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमंस इट इज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, अक्खा जाइगोट डिवाइड होगा, देयर विल बी कंप्लीट डिवीजन, होल जाइगोट गेट्स डिवाइडेड, होलो मींस कंप्लीट जाइगोट गेट्स डिवाइडेड। कभी कभी कुछ कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट उसका डिवाइड होता है, देखो ये वाला पार्ट सिर्फ डिवाइड हो रहा है, बाकी नीचे वाला जो पार्ट है ये योक बन जाता है, दिस बिकम्स द स्टोर्ड फूड, ये बाद में के लिए उसका स्टोर्ड खाना बन जाता है। तो यहाँ पर पार्शियल क्लीवेज हो रहा है ना, इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रहा है, इस इनकम्प्लीट क्लीवेज को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। अगर कंप्लीट जाइगोट डिवाइड होगा तो उसको होलोब्लास्टिक बोलेंगे, इनकम्प्लीट डिवीजन होगा तो उसको मीरोब्लास्टिक बोलेंगे। तो द क्लीवेज प्लेन्स मे बी लॉन्जिट्यूडिनल और मेरिडायोनल एंड इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास जाइगोट है, अगर ये जाइगोट ऐसा डिवाइड हुआ तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था ना, इसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं, स्ट्रेट, तो आप इसको लॉन्जिट्यूडिनल बोल सकते हो, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए, मेरिडायोनल। और अगर मेरा जाइगोट ऐसा डिवाइड हुआ ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड है इक्वेटोरियल। दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए, इक्वेटोरियल। तो अलग अलग तरीके से हमारा जाइगोट डिवाइड होता है, कभी लॉन्जिट्यूडनल होता है, कभी इक्वेटोरियल होता है।
इट इज रेडियल एंड इट इज इनडिटर्मिनेट, लेकिन पूरा जाइगोट अपना सर्कुलर पैटर्न में है, तो जो भी डिवीजन होगा सर्कुलर पैटर्न में होगा। और कौन सा जाइगोट का सेल आगे जाके कौन सा जर्म लेयर बनाएगा वो हम नहीं बता सकते। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या? फेट, फेट म्हणजे डेस्टिनी, म्हणजे त्याची किस्मत। डेस्टिनी ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड, मतलब अभी ये वाला सेल आगे जाके कौन सा जर्म लेयर बनेगा, ये वाला सेल एंडोडर्म बनेगा, ये मीसोडर्म बनेगा, ये एक्टोडर्म बनेगा, ऐसा हम नहीं बता सकते, आपण हे नाही सांगू शकत। ते कोणतंही सेल पुढे जाऊन कोणत्याही जर्म लेयर मध्ये फॉर्म होऊ शकतं, तो आपण काहीही सांगू शकत नाही की कोणतं सेल कोणतं ऑर्गन बनवणार। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन सबको समझा? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्लीवेज प्रोसेस कैसा होता है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्लीवेज ऐसा होता है, और सेकेंड क्लीवेज कैसा होगा? सेकेंड क्लीवेज भी लॉन्जिट्यूडनल होगा, लेकिन आपका जायगोट को ना थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, म्हणजे मी ते ड्रॉ करून दाखवते। ये अपना जायगोट है, इसमें फर्स्ट क्लीवेज होने वाला है, दिस इज फर्स्ट क्लीवेज। ये फर्स्ट क्लीवेज कैसा हुआ? लॉन्जिट्यूडनल हुआ। इसको मैं बोलूंगी मेरीडायोनल। लॉन्जिट्यूडनल के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है? मेरीडायोनल। तो ये था मेरा फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज माय फर्स्ट क्लीवेज। सेल का फर्स्ट डिव्हिजन हुआ। अभी मुझे 2 डॉटर सेल्स मिले, असे 2 डॉटर सेल्स मला मिळाले। अब मैंने इन डॉटर सेल को ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इसको ऐसा घुमा दो, तो इसको घुमाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया। अब इसमें फिर से सेकेंड क्लीवेज होगा। अभी सेकेंड क्लीवेज फिर से ऐसा हुआ, लॉन्जिट्यूडनल, दिस इज सेकेंड क्लीवेज। और ये फिर से वैसा ही हुआ, मेरीडायोनल भी बोल सकते हो या इसको लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट क्लीवेज जैसा होता है, सेकेंड क्लीवेज भी वैसा ही होता है, बस दोनों का एंगल, मतलब ये सेल्स ऐसे गोल घूम जाते हैं। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके ड्रॉ करूं तो समझो फर्स्ट क्लीवेज मेरा ऐसा हुआ और इसको मैंने गोल घुमा दिया। जब मैं इसको गोल घुमाऊंगी तो ये एरो इधर आ जाएगा, म्हणजे हे चेंज होणार, ऐसा हो जाएगा। दिखेगा कैसा? ये ऐसा दिखेगा। मैंने इसको गोल घुमा दिया ना, तो अब ये ऐसा दिखेगा। और ये मेरा फर्स्ट क्लीवेज था, मतलब फर्स्ट क्लीवेज एक्चुअली में कैसा हुआ, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्लीवेज ऐसा हुआ, फिर मैंने इस सेल को ऐसा गोल घुमा दिया, तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। मैंने सिर्फ इसको गोल घुमा दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट क्लीवेज। और सेकेंड क्लीवेज ऐसा हुआ, दिस इज सेकेंड क्लीवेज। तो अभी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, द फर्स्ट क्लीवेज इज मेरीडायोनल, और ये होता है 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के 30 आवर्स के बाद आपका फर्स्ट क्लीवेज होगा। एंड फर्स्ट क्लीवेज कौन से डायरेक्शन में होता है? मेरीडायोनल। तो ये सीईटी क्वेश्चन है। मेरीडायोनल होता है 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और आपको 2 ब्लास्टोमियर्स मिलते हैं। एक ब्लास्टोमियर थोड़ा बड़ा होता है, एक ब्लास्टोमियर थोड़ा छोटा होता है। सेकेंड क्लीवेज जब होता है तो सेकेंड क्लीवेज इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल, लेकिन ये राइट एंगल बनाता है। फर्स्ट क्लीवेज के साथ सेकेंड क्लीवेज राइट एंगल बनाता है। कैसे बनाता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया है, और ये भी 30 आवर्स के बाद होता है, मतलब फर्स्ट क्लीवेज 30 आवर्स के बाद हुआ, सेकेंड क्लीवेज भी 30 आवर्स के बाद होगा। फर्स्ट क्लीवेज और सेकेंड क्लीवेज स्लो होता है, उसके बाद सब फास्ट होता है। द थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड क्लीवेज कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और थर्ड क्लीवेज के बाद हमको टोटल 8 सेल्स मिल जाते हैं। फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज। तो जब थर्ड क्लीवेज होता है हमको टोटल 8 सेल्स मिलते हैं। ये देखो 8 सेल्स, ये 8 सेल्स और 16 सेल का जो स्टेज है, 8 से लेके 16 स्टेज, इसको बोलते हैं मोर्यूला। क्या बोलते हैं इसको? मोर्यूला। जैसे जैसे क्लीवेज होते जाएगा, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो धीरे 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 यूटेरस की तरफ खसकते जाएगा। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, ये देखो हाँ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज हुआ, थर्ड क्लीवेज हुआ, फोर्थ क्लीवेज हुआ। जैसे जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, आपका एम्ब्रियो एक जगह पे नहीं बैठा है कि मेरा क्लीवेज हो रहा है तो मैं इधर से हटूंगा नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जैसे जैसे क्लीवेज प्रोसेस चालू है, आपका एम्ब्रियो आगे 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 शिफ्ट होते जाता है, मतलब ये धीरे 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 यूटेरस के अंदर खसकते जाता है। दिस इज अवर यूटेरस। तो फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज ऐसे आगे आगे खसकते जा रहा है। इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द यूटेरस। और फोर्थ डे होते होते तक एम्ब्रियो इज अ सॉलिड बॉल ऑफ 16 to 32 सेल्स, और बाहर से दिखने में ये मलबेरी जैसा दिखता है। मतलब ये देखो, जब 16 से 32 सेल्स बन जाते हैं, दिस इज 16 सेल्स, तो
तो 16 सेल का स्टेज ऐसे दिखता है कि एक प्लेट में बहुत सारा बेरीज रखा है हमने, छोटे 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 बेरी रखे हैं, तो इसको बोलते हैं मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है ये? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोर्यूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सेल्स के स्ट्रक्चर को मोर्यूला बोलते हैं। 16 to 32 सेल्स स्ट्रक्चर इज नोन एज मोर्यूला। अभी देखो, हमने स्टार्टिंग में ही बोला, क्या बोला हमने स्टार्टिंग में, कि जब हमारा फर्स्ट सेल डिवीजन हुआ तो एक थोड़ा बड़ा सेल था, एक थोड़ा छोटा सेल था। फिर इसमें जब सेकेंड सेल डिवीजन हुआ तो आपको 2 सेल थोड़े बड़े मिले और 2 सेल थोड़े छोटे मिले। फिर इसमें और सेल डिवीजन होगा, अब आपको 4 सेल बड़े मिलेंगे, इसके पीछे वाले सेल बड़े रहेंगे और बाकी के 4 सेल थोड़े छोटे मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बड़ा सेल है, ये छोटा सेल है। दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल। तो अब धीरे धीरे करके जब मोर्यूला बन जाता है, तो मोर्यूला बनने के बाद जो छोटे वाले सेल्स हैं, द स्मॉलर सेल्स, दे मूव टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड अंदर के साइड में लार्ज सेल्स जमा हो जाते हैं। ये देखो, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है ना, तो जो छोटे वाले सेल्स है वो बाहर के साइड आ जाते हैं। ये छोटे वाले सेल्स हैं, दीज आर स्मॉल सेल्स, ये बाहर की साइड आ गए। तो स्मॉल सेल्स की वजह से जो लेयर बनती है, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ जो बड़े वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये सेल्स बन जाते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास को ही आगे जाके हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको आगे जाके हम? एम्ब्रियोब्लास्ट। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली मतलब क्या होता है? टाइटली। ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से एकदम टाइटली चिपके हुए रहते हैं। देखो कितने टाइटली चिपके हुए हैं। ओके, the cells are tightly arranged till the formation of morula. The zona pellucida is retained around the embryo and thus there is no change in the overall size from zygote to morula. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। जब तक हमारे पास जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, दिस इज जोना पेलुसिडा, तब तक हमारे एम्ब्रियो का ओवरऑल साइज चेंज नहीं होगा। यहां से जोना पेलुसिडा निकलने के बाद, जब आपकी जोना पेलुसिडा निकल जाती है, तो अपने मोर्यूला का साइज चेंज होता है और वो बन जाता है ब्लास्ट्यूला। जोना पेलुसिडा निकलने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है। जोना पेलुसिडा जब तक रहेगी तब तक उसका साइज चेंज नहीं होगा, उसका टोटल डायमीटर सेम रहेगा। मैम, जोना पेलुसिडा का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जोना पेलुसिडा इज मेड अप ऑफ, जोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये शुगर और प्रोटीन से बनी है। जोना पेलुसिडा लेयर ना स्टिकी होती है। ये स्टिकी होने की वजह से क्या होता है, आपका एम्ब्रियो यहाँ पे कहीं अटक नहीं जाता। अगर गलती से हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे कहीं पे अटक गया तो उसके वजह से ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। रुको मैं दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे रहेगा वो फोटो तो मैं तुमको दिखाऊंगी, नहीं तो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, इधर पे फोटो नहीं लिया है मैंने, नो प्रॉब्लम, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका जोना पेलुसिडा स्टिकी है, स्टिकी होने की वजह से ये किसी भी एबनॉर्मल जगह पे इम्प्लांट नहीं होता। नो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, मतलब इसका इम्प्लांटेशन गलत जगह पे नहीं होगा, या आगे आगे फिसलते फिसलते जाएगा यूटरस तक। ये स्टिकी लेयर है ना, तो ये आगे 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 खसक के जाता है और यहाँ पे आने के बाद जोना पेलुसिडा रिमूव होता है। अगर जोना पेलुसिडा पहले रिमूव हो गया तो आपका एम्ब्रियो इधर ही इम्प्लांट हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो यहाँ पर ही इम्प्लांट हो जाएगा और यहीं पर आपका फीटस फॉर्म होने लगेगा, यहाँ पर आपका फीटस डेवलप होने लगेगा। अभी इतनी सी जगह पे फीटस कैसे डेवलप होएगा सोचो। तो ऐसी प्रेगनेंसी के रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं और ऐसी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर फीटस ऐसे एबनॉर्मल जगह पे डेवलप होगा, अगर ये एबनॉर्मल प्लेस में डेवलप होगा, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये आपके टेक्स्ट बुक में ग्रीन बॉक्स में दिया है, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपका जो फीटस है वो फेलोपियन ट्यूब में ही जम जाता है, आगे जाता ही नहीं है और फिर वहीं पे ग्रो होने लगता है। यहाँ पे वो फीटस ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीने का बड़ा होगा और फिर फेलोपियन ट्यूब फट जाएगा। तो इसीलिए जोना पेलुसिडा लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जोना पेलुसिडा लेयर रहेगी आपका एम्ब्रियो आगे 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 खिसकते जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्लाइमी लेयर, स्टिकी लेयर है। ये एक जगह चिपकती नहीं है। स्टिकी मतलब स्लाइमी, बहुत ही ऐसे चिपी लेयर होती है, आगे 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 लेके जाती है ये हमारे जाइगोट को। क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ द मोर्यूला रीचेस द इस्थमस।
मतलब अब अपना मोर्यूला यहाँ पहुंचता है, इस लोकेशन को बोलते हैं इस्थमस। ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले। द मोर्यूला रीचेस द इस्थमस एंड इट गेन्स एंट्री इनटू द यूटरस बाय द एंड ऑफ डे 4। इधर देखो, डे 1 में क्या हुआ, डे 1 में फर्टिलाइजेशन होके क्लीवेज हुआ, डे 2 में भी क्लीवेज हुआ, डे 3 और डे 4 में भी क्लीवेज हो रहा था। डे 4 जब खत्म होने वाला है तब आपका ये जो मोर्यूला है ये यूटरस के अंदर एंट्री लेता है। दिस इज डे 4। आपका जो मोर्यूला है वो यूटरस के अंदर आ चुका है। दिस हैपेंस ऑन डे 4। तो कौन से डे पे क्या होता है ये आपको पूछा जाता है सीईटी एग्जाम में। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब ब्लास्टुला कैसे बनता है कंटिन्यू देखते हैं। ब्लास्टुलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका मोर्यूला डेवलप होके ब्लास्टुला बन चुका है और आपके जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो बाहर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बना लेते हैं और जो बड़े वाले सेल्स थे वो सेंटर में एक कोने में अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो मतलब एम्प्टी मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट। ये अपना ब्लास्टुला है। द ब्लास्टोसिस्ट दैट एंटर्स द यूटरस, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के अंदर जाएगा ये सीधा एंडोमेट्रियम के अंदर नहीं घुसेगा। दिस ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स फ्लोटिंग इन द यूटेरिन कैविटी फॉर 2 to 4 days आफ्टर इट्स एंट्री। मतलब क्या होगा, जब आपका ये ब्लास्टुला अंदर आता है ना तो ये ब्लास्टुला 2-3 दिन तक यहीं पे घूमते रहता है। ये समझो मैंने यूटरस का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, ऐसा अपना यूटरस है तो ये ब्लास्टुला इधर ही घूमते रहता है। मतलब एक्चुअली ये ब्लास्टुला इधर जाता है, पहले फंडस वाले रीजन में जाता है, थोड़ा सा खाना वाना खाता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो इधर ही कैविटी में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। फिर जब उसके पास बहुत सारा खाना हो जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब 8वें 9वें दिन के बाद वो एंडोमेट्रियम के अंदर जाने के लिए रेडी होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन वो कैविटी में ही घूमते रहता है। टिल द एंड ऑफ 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कैविटी में ही घूमते रहेगा और 8वें दिन वो अंदर आना स्टार्ट करेगा। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स सीन इन द मोर्यूला नाउ फॉर्म द लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो देखो ये वाला जो लेयर है, दिस लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर का क्या क्या फंक्शन है वो हम पहले देख लेते हैं। सेल्स फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट दे एब्जॉर्ब ग्लाइकोजन रिच यूटेरिन मिल्क। हमारे यूटेरस के पास जो ग्लाइकोजन शुगर है, ये यूटेरस के पास जो ग्लाइकोजन शुगर रहती है जो स्पर्म के लिए बनाई गई थी ताकि स्पर्म को एनर्जी मिल सके, तो ये ग्लाइकोजन कौन लेता है? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग ग्लाइकोजन ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि अपना ब्लास्टोसिस्ट बड़ा हो सके। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग ग्लाइकोजन एंड द ब्लास्टोसिस्ट डबल्स इन साइज। पहले हमारा ब्लास्टोसिस्ट सिर्फ 0.15 mm का था, अब वो 0.30 mm का हो जाता है और जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जाएगा उतना ज्यादा इसका साइज बड़ा होगा। सो मोर फ्लूइड एंटरिंग इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इज फॉर्म्ड। जितना ज्यादा फ्लूइड बढ़ेगा उतना ज्यादा कैविटी बड़ा होगा। तो द आउटर सेल्स बिकम फ्लैट कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, दे हेल्प ओनली इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स? दीज आर द आउटर सेल्स एंड दे हैव ओनली 1 फंक्शन। दिख रहा है ना ये कलर, गलत कलर से हाईलाइट कर दिया, 1 सेकेंड। दे हैव ओनली 1 फंक्शन, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो शायद यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया था जो हमने देखा था ना 2022 में। आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट। अच्छा नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ट्रोफोब्लास्ट सेल का फंक्शन होता है यूटरस नहीं, ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब करना। दे हैव ओनली 1 फंक्शन, टू एब्जॉर्ब ग्लाइकोजन। और अंदर के साइड जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये सेल्स को हम बोलते हैं इनर सेल मास। इसमें से ही आगे जाके जर्म लेयर्स बनने वाली है। यही इनर सेल मास आगे जाके जर्म लेयर्स बनाने वाले हैं। सो ये अपने मेन सेल्स हैं, दीज आर मेन एम्ब्रियो सेल्स। सो दीज जर्म इनर सेल मास दे आर द एम्ब्रियो प्रॉपर विच डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट एंड दीज रिमेन अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट ऑन ओनली 1 साइड। अभी ध्यान से देखो, ये अपना पूरा ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है और ये इनर सेल मास है। ये पूरा लेयर इनर सेल मास है, इनर सेल मास। अभी ये इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट के लेयर के साथ ऊपर चिपका हुआ है, एक कोने में चिपका हुआ है। मतलब दिस इज 1 पोल एंड दिस इज अपोजिट पोल। तो जहां पे ये एम्ब्रियो सेल्स चिपके हुए हैं इस पोल को बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल। जहां पे आपके ये सेल्स चिपके हुए रहते हैं इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड। और इसका जो अपोजिट वाला एंड है इसको बोलेंगे एब एम्ब्रियोनल। मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो के सेल्स नहीं है।
दिस इज एब एम्ब्रियोनल एंड। अभी ध्यान से देखो, ये मेरे सारे नॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, लेकिन ये वाले जो सेल्स हैं जो एम्ब्रियो के साथ चिपके हुए हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एम्ब्रियो सेल्स के साथ, उन स्पेसिफिक सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो इधर देखो, द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विथ एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर। ये आपका 2022 का पीवाईक्यू है, जो मैंने अब भी आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ एम्ब्रियोनल नॉब ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन। तो ये अपना एम्ब्रियोनल नॉब है, दिस इज एम्ब्रियोनल नॉब, और एम्ब्रियोनल नॉब के साथ जो सेल्स चिपके हुए हैं, ये सेल्स को क्या बोलते हैं? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर। तो ऐसा एकदम टेक्स्ट बुक के बीच में से आइला, किसी ने सोचा था ऐसा क्वेश्चन आएगा? 2022 में आया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप एक एक लाइन पढ़ के जाओ, ठीक है। नाउ एट दिस स्टेज, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर को हाईलाइट कर देते हैं। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो एग्जाम में आने के चांसेस है। At this stage, the blastocyst shows polarity. This pole is called as embryonal pole. This pole is called as abembryonal pole. By the end of 7th day, the blastocyst is fully formed. अब अपना blastocyst पूरा ready है, और now it is ready for implantation. And the function of zona pellucida is to prevent implantation of the embryo at abnormal site. देखो, मैंने जो फंक्शन आपको यहाँ पे बताया ना कि what is the function of zona pellucida, वो आपको इधर बताया, तो इसको हाईलाइट करके लो, ये पूरा हाईलाइट करके लो। कहाँ गया? तो यहाँ पर फंक्शन क्या बताया है जोना पेलुसिडा का? किधर आ जाती हूँ मैं बार बार? हाँ, जोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या है? किसी भी गलत जगह पे हमारा एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी एंड फैगोसाइटिक सेल्स टिल इट रीचेस द इम्प्लांटेशन साइट within the uterus, hence zona pellucida can now rupture. देखो, जोना पेलुसिडा ने प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक तुमको तुम्हारे सही जगह पे नहीं पहुंचा देता तब तक मैं नहीं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। तो जैसे ही हमारा यूटरस एंडोमेट्रियम के पास आ गया, तो नाउ जोना पेलुसिडा कैन रिमूव इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जोना पेलुसिडा का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा जो ब्लास्ट्यूला है वो एंडोमेट्रियम के पास आ चुका है, और अब ये ब्लास्ट्यूला एंडोमेट्रियम के अंदर घुसना स्टार्ट करेगा और जोना पेलुसिडा चला जाएगा। तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं, अब ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुसेगा ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है? द ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम, और ये प्रोसेस 7वें दिन के बाद होता है, और ये पूरा प्रोसेस होने में 3 दिन का टाइम लगता है। इधर देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जोना पेलुसिडा रिमूव हुआ, इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। 7th डे से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ और 10वें दिन इम्प्लांटेशन खत्म होता है। तो ये जो बीच का 2 से 3 दिन का टाइम है, 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। पूरा का पूरा जो आपका ब्लास्टुला है, इसको एंडोमेट्रियम के अंदर जाना है। मतलब ये देखो, ऐसा कुछ है डायग्राम, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये पूरा का पूरा जो आपका ब्लास्टुला है, इसको अंदर आना है, इधर पे आना है इसको। तो इसको अंदर आने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है, और जब ये अंदर आना चालू करता है, उसी टाइम पे इसका डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी चालू हो जाता है। मतलब अंदर जाते जाते इसका सेल मैचुरेशन भी चालू हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही सेल मैचुरेशन चालू हो जाता है। सो बाय द एंड ऑफ 10th डे द एम्ब्रियो इज कंप्लीटली इनसाइड द एंडोमेट्रियम। मतलब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है। दिस इज एंडोमेट्रियम। हमारा जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है। अब ये अंदर कैसे आता है? पहले स्टार्टिंग में एम्ब्रियो किधर भटक रहा था? फंडस रीजन के पास भटक रहा था, ताकि वो ग्लाइकोजन खा सके। इन द प्रोसेस द एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ close to the endometrium, and the trophoblast cells of the animal pole have the power to stick to the uterine wall. Rapid division of trophoblast cells lying against the embryonal knob takes place, and it results in the formation of 2 layers. इधर ध्यान से देखो, आपका ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के साथ चिपकता है। जैसे ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के पास चिपकता है, यहाँ वाले जो सेल्स है ना, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ये सेल्स बहुत फास्ट सेल डिवीजन करना चालू करते हैं, और ये सेल डिवीजन करके 2 लेयर बनाते हैं। यहाँ पे जब सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होता है ना, तो यहाँ 2 लेयर बनती है। पहली लेयर है सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट, मतलब इतना जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है, इतना जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, और स्टीशियो मतलब सेल।
मतलब ये सारे सेल्स ये बेसिकली ऐसे अलग अलग होने वाले थे, लेकिन ये इतना जल्दी जल्दी प्रोसेस हुआ कि ये सब एक ही साथ दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक ही सेल है और इसके अंदर ही बहुत सारे सेल्स आ गए, तो दिखने में ये फ्यूज्ड लगते हैं। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की ये वाली लेयर है ना, ये लेयर इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड होती है कि दिखने में ऐसा दिखाई देता है कि ये कंप्लीटली अलग लेयर बन गई। तो इस लेयर को बोलते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ फ्यूज्ड हो गए। और जो बाकी के बच गए सेल्स, ये पीछे वाले जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बच जाते हैं, दिस लेयर, ये नॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट है, इसको बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अब क्या होगा, दिखने में ये सेल्स कैसे दिखते हैं, एकदम ऐसे फिंगर जैसे दिखते हैं। ये सेल्स एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर खड्डा करते हैं, ऐसे ये सेल्स ना ऐसे खड्डा करते हैं और अंदर जाते हैं। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये सेल्स ऐसे एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर ऐसे खड्डा करेंगे और खुद को अंदर 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 धक्का देंगे। और जब ये अंदर 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 धक्का देंगे, उसी टाइम पे यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू रहता है। ये वाली लेयर में डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू हो जाता है। ये देखो डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू हो गया इधर पे, तो अंदर जाने के टाइम पे ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू कर देते हैं। ठीक है, सो दो लेयर्स कौन सी बनती है, एक बनती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक बनती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट म्हणजे ही बाहेरची नॉर्मल लेयर। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है, द आउटर लेयर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट मतलब क्या, ऐसे सेल्स जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस फ्यूज्ड आहे, हे बघा ना इथे किती सारे न्यूक्लियस एकत्र फ्यूज्ड आहेत, त्याला सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट म्हणतो आपण। तो ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के पास ऐसे छोटे 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 फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेसेस। ह्या प्रोसेसेसमुळे आपण ह्या एंडोमेट्रियमच्या लेयर मध्ये असा खड्डा करतो। हम इस एंडोमेट्रियम में ऐसे खड्डा करते हैं, मतलब ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम्स की वजह से ये एंडोमेट्रियम की सेल डिसॉल्व हो जाते हैं, म्हणजे असं होणार, ये सेल्स ने कुछ केमिकल्स रिलीज किया जिसकी वजह से ये लेयर डिसॉल्व हो गई, फिर इधर खड्डा हो जाता है और ये पूरा का पूरा सेल अंदर चला जाता है। ये इस साइड आ जाएगा, देखो इस साइड आ गया, एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। सो इट गिव्स आउट प्रोसेसेस विच इन्वेड्स द एंडोमेट्रियम। इन्वेड करना मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर घुसना। द लाइटिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट रप्चर द एंडोमेट्रियम सेल, मतलब एंजाइम्स रिलीज किया, एंजाइम्स की वजह से ये पूरी लेयर डैमेज हो गई। एंड मेकिंग अ बरो, हमने यहाँ पे खड्डा कर दिया, यहाँ पे हमने देखो ऐसे खड्डा कर दिया, इसको बोलते हैं बरो करना। मतलब हमने एंडोमेट्रियम के सेल्स को डिसरप्ट करके, डैमेज करके उधर एक खड्डा बना दिया और फिर हम अंदर आ गए, मतलब ब्लास्टुला अंदर आ गया। So now it gets implanted and by the end of 10th day the whole embryo is deeply embedded into the endometrium and implantation process complete हो गया है। ध्यान से देखो, मैं एक चीज बताने जा रही हूँ, जब इम्प्लांटेशन चालू हुआ था उस टाइम पे यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स थे, इनर सेल मास, और जब इम्प्लांटेशन खत्म हुआ तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो अंदर आ गया है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी हो गया, मतलब दो प्रोसेस साथ में चालू था। ये अंदर आने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था और इसके आपस में भी सेल डिवीजन चालू था। ये लोग आपस में भी सेल डिवीजन कर रहे थे, ये आपस में भी सेल डिवीजन हो रहा था, प्लस ये अंदर भी आ रहा था। तो जब ये अंदर आता है, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू हो गया है, मतलब अलग से रुकना नहीं पड़ेगा, साथ में चालू हो गया इसका प्रोसेस। The inner layer of cell is called as cytotrophoblast with defined membrane since the cells retain their cell boundaries। मतलब ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ जहां पे आपका इनर सेल मास था उस लेयर में चेंजेस हुए, तो उसको सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। यहाँ पे आप जर्म लेयर्स बनेंगे और ऑर्गन्स बनेंगे। इन गैस्ट्रोलास्ट स्टेज देयर इज स्लोइंग ऑफ द रेट ऑफ क्लीवेज। अभी इधर सेल डिविजन प्रोसेस स्लो होगा, सेल मॅच्युरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, म्हणजे आता इथे सेल्स मॅच्युअर होणार, डिवाइड कमी होणार, मॅच्युअर जास्त होणार। बट देर आर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो दो स्टेजेस में होता है। पहला है मॅच्युरेशन, डिफरेंशिएशन मतलब मॅच्युरेशन। जैसे की समजो आप लोग 10वी में थे, आता 10वीत तुम्हाला सोशल स्टडीज सब्जेक्ट होतं, सायन्स मॅथ सगळं होतं, पण 10वी नंतर तुम्ही जेव्हा मॅच्युअर झालात, तुमचे काही मित्र कॉमर्स फील्ड मध्ये गेले, काही आर्ट्स मध्ये गेले, काही सायन्स मध्ये गेले, म्हणजे तुम्ही तुमचे सब्जेक्ट चेंज केले, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट हो जाना, मैच्योर हो जाना। तो यहाँ पर हमारे सेल्स भी मैच्योर होंगे। पहले सारे के सारे सेल्स इनर सेल मास थे, पण आता ह्या इनर सेल मासच्या बंडल मधून काही सेल्स एक्टोडर्म बनतील, काही सेल्स एंडोडर्म बनतील आणि काही सेल्स मिसोडर्म बनतील।
इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स फ्रॉम इनर सेल मास, एम्ब्रियोब्लास्ट। और फिर इन जर्म लेयर्स से ऑर्गन्स बनेंगे, इन्हीं जर्म लेयर से ऑर्गन्स बनेंगे और वो ऑर्गन्स मूवमेंट कर करके अपना लोकेशन फिक्स करेंगे, म्हणजे आपला फिटस मोठं होणार, हळू आपला फिटस ग्रो होणार। तो अभी देखो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कैसे होता है। मैंने क्या बोला, जब इम्प्लांटेशन चालू था उसी टाइम पे डिफरेंशिएशन चालू हो गया ना। हे बघा डे 7 हम एंडोमेट्रियम के अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं, इधर पे एक दिन गायब है, डे 8। अभी ये 8वें दिन पे ही सेल डिफरेंशिएशन चालू हो गया था, 8व्या दिवसाला सेल डिफरेंशिएशन चालू झालेलं। तो गैस्ट्रुलेशन कब स्टार्ट हुआ, 8वें दिन पे। सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ इनर सेल मास इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, और यही हाइपोब्लास्ट आगे जाके एंडोडर्म बनेगा। ध्यान से देखो, ये वाली जो लेयर है, ये ऑरेंज वाली लेयर, इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। सबसे पहले यही हाइपोब्लास्ट लेयर मेच्योर होती है और इससे बनता है एंडोडर्म। तो फर्स्ट जर्म लेयर एंडोडर्म बनती है, और जो दूसरे साइड की जो लेयर है इसके पास कोई फ्री एंड नहीं है, यहाँ पे फ्री एंड है ना, यहाँ पे दूसरे सेल्स नहीं है, सो दिस इज द फ्री एंड। इसके अपोजिट वाली जो लेयर है एपीब्लास्ट, आगे जाके ये एक्टोडर्म बनती है, एंड दिस इज द सेकेंड जर्म लेयर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास 3 जर्म लेयर्स है, उसमें से सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, तो बच्चे बोलते हैं एक्टोडर्म। ऐसा नहीं है, सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर बनती है, दिस इज द फर्स्ट, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म एंड इट इज द फर्स्ट टू डिफरेंशिएट। सबसे पहले एंडोडर्म लेयर बनती है, चाहिए तो डायग्राम में इधर लिख के लो, ये सबसे पहले बनती है, ये सेकंड नंबर पे बनती है और ये थर्ड नंबर पे बनती है। तो एंडोडर्म बनने से पहले हम उस सेल को हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। ये धीरे धीरे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती है, ये देखो ऐसे नीचे 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 डिवाइड करेगी, फाइनली ऐसी लेयर बन जाएगी, सो इसको बोलेंगे एंडोडर्म। इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोसील एंड फॉर्म्स अ सैक कॉल्ड योक सैक। जब ये लेयर नीचे 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 ग्रो होती है तो इसके अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं योक सैक। ये योक सैक के अंदर टेम्पररी फूड स्टोर होता है, मतलब जब अपना फीटस बड़ा होगा तो उसको भूख लगेगी, तो उसको टेम्पररी उसकी भूख शांत करने के लिए जो खाना चाहिए वो खाना योक सैक के पास रहेगा। मतलब जब अपना फीटस बड़ा होगा ना तो उसके पास ऐसा योक सैक दिखाई देगा आपको, सी दिस इज द योक सैक। तो ये योक सैक कहां से बना, ये योक सैक एंडोडर्म से बना, समझा, ऐसा कनेक्शन है उसका। तो एंडोडर्म के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, योक सैक हो रहा है, और बाकी के जो ऊपर के सेल्स है, जो सेल्स ऑफ रॉबर के साथ कॉन्टैक्ट में थे, हे बघा हे आपले सेल्स ऑफ रॉबर आहेत, दीज आर सेल्स, अभी दूसरा कलर लेते हैं, दीज आर सेल्स ऑफ रॉबर, ये पूरा सेल्स ऑफ रॉबर है। तो जो सेल्स ऑफ रॉबर के साथ कॉन्टैक्ट में थे, म्हणजे हे सेल्स, ये सेल्स से क्या बनता है, एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट आगे जाके क्या बनाता है, एक्टोडर्म। They become ectoderm and both the layers form bilaminar embryonal disc। जब दोनों लेयर प्रॉपरली डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पे एक के ऊपर एक ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। बायलैमिनार म्हणजे 2 लेयर्स, तो इस डिस्क को बोलते हैं बायलैमिनार डिस्क। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द सेकेंड लेयर इज एक्टोडर्म, तो मैंने इधर पे पहले से ही लिखा है सेकेंड लेयर इज एक्टोडर्म। And cells of epiblast divide and redivide and move in such a way that they enclose amniotic cavity। ये वाला कैविटी योक सैक है और ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के अंदर जो कैविटी है दैट इज एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा जो हमारे फीटस को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो ये अपना हाइपोब्लास्ट है, दिस इज अवर एपीब्लास्ट, और इन दोनों के वजह से जो डिस्क बनती है उस डिस्क को बोलते हैं बायलैमिनार डिस्क। अब क्या होगा धीरे धीरे करके, द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैज एम्ब्रियोनल डिस्क, द पिरामिडल सेल्स मूव टुवर्ड्स एमनियोटिक कैविटी फ्रॉम द एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म। ये देखो क्या हो रहा है इधर पे, यहाँ पे ये एक्टोडर्म बन रहा है, धीरे धीरे करके ये आपका एक्टोडर्म बना, ठीक है। एक्टोडर्म के अंदर एमनियोटिक कैविटी बनी। अब ध्यान से देखो, द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज लाइंड बाय एमनियोजेनिक सेल्स। यहाँ पे ये जो स्टार शेप सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार शेप सेल से मिलके आपकी एक लेयर बनती है। दीज स्टार शेप सेल्स दे फॉर्म अ लेयर, और इस लेयर को बोलते हैं एमनियन। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस येलो लेयर इज नोन एज एमनियन। लेटर दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म एमनियन। एमनियन इज एन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। तो ये जो एमनियन है, ये एमनियन कैसे दिखती है और इस एमनियन का फंक्शन क्या होता है, ये देखो दिस इज एमनियन,
और ये एमनियन लेयर जो है, दिस एमनियन लेयर प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू अवर फीटस। ये अपना एमनियोटिक फ्लूइड है, ये फ्लूइड हमारे एम्ब्रियो को किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है, पेट पे पंच वंच लगा तो फीटस को चोट ना लगे, इसीलिए एमनियोटिक फ्लूइड इसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस एक एक्स्ट्रा लेयर है, दिस एक्स्ट्रा लेयर इज नोन एज एमनियन। और एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें और क्लियरली बताया है एमनियन का डायग्राम। ये देखो, ये वाली जो बाहर वाली लेयर है, दिस इज एमनियन लेयर। ये एमनियन लेयर हमारे फीटस को प्रोटेक्शन, बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ज्यादा मत दिमाग चलाओ उसके पीछे, ठीक है। ओके, as a result of these changes the bilaminar disc is positioned in between amniotic cavity and yolk sac। तो यहाँ पे जो डिस्क बनी है, this disc is known as bilaminar disc। रुको दूसरा कलर यूज करती हूँ, I'll use blue कलर। ये वाली जो डिस्क है, इस डिस्क को हम बोलते हैं बायलैमिनार डिस्क। क्या बोलेंगे इस डिस्क को हम? बायलैमिनार डिस्क। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, नाउ एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन अकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जहां पे आपका बायलैमिनार डिस्क कन्वर्ट हो जाता है ट्राइलैमिनार डिस्क में। म्हणजे हे बघा, हमारे पास 2 जर्म लेयर बन चुकी है, लेकिन अभी 2 जर्म लेयर से तीसरा जर्म लेयर बनाना है, और ये तीसरा जर्म लेयर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। सो टोटल 15 दिन के आसपास आपके तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। सो एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन अकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर, जहां पे आपका ट्राइलैमिनार डिस्क बनता है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स बाय रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी जो तीसरी लेयर बनने वाली है, वो तीसरी लेयर एक्चुअली कहां से बनेगी? एपीब्लास्ट से बनेगी। मतलब ये देखो ऐसा होने वाला है, ये आपकी एपीब्लास्ट है, दिस इज एपीब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट, और इसके वजह से यहां पे पहले खड्डा बनता है, इस खड्डे को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये आगे जाके अपना फ्यूचर एनस बनेगा। ओके, और यहाँ पे ये जो ऐसे धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होके नीचे आ रहे हैं, ये देखो पूरा ऐसा सेल डिवाइड होके नीचे आ रहा है, ये बन जाता है ग्रूव, और ये ग्रूव के अंदर आपके ये जो सेल्स भर गए, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मीसोडर्म लेयर। कौन सी लेयर है ये? मीसोडर्म वाली लेयर है। तो ये मीसोडर्म वाली लेयर किधर से आई? ऊपर से आई। ऊपर कौन सी लेयर थी? एपीब्लास्ट वाली लेयर थी। बस इतना ही बोला है आपको। तो देखो आपकी जो तीसरी लेयर है वो कैसे बनती है? सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म होता है, फिर एक छोटा सा खड्डा बनता है। द स्ट्रीक प्रोग्रेसेस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड। अ थर्ड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड मीसोडर्म एक्सटेंड्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपका मीसोडर्म की लेयर आएगी नीचे की तरफ। ओके, anterior end of primitive groove communicates with yolk sac by an aperture called blastopore। मतलब ये वाला जो होल है, यहाँ पे मैंने जो बताया ना, ये होल आपका जाके फ्यूचर में एनस बनेगा। मतलब दिस होल जो योक सैक के कांटेक्ट में है, दिस होल विल बिकम फ्यूचर एनस। द एम्ब्रियोनल डिस्क हैज नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। तो अब अपने पास 3 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म, और ये तीनों लेयर्स से मिलके हमारा बनता है 3 germ layers। एंड नाउ अवर embryo is complete, so we have 3 germ layers and further process after gastrulation is called as organogenesis। आता organogenesis म्हणजे काय? अभी 3 germ layer बना ना, तो अभी हर एक germ layer से अलग अलग organ बनेगा। तो आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल में आपको बताया है कि कौन से germ layer से कौन सा organ बनता है। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कंपलसरी आते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। एक आपको याद रखना है, एक्टोडर्म से आपकी बॉडी का पूरा एक्सटर्नल ऑर्गन बनता है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बनता है। मीसोडर्म से हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं, एक्सेप्ट आइरिस मसल्स। ओके, और गोनाड्स, किडनी, ये सब बनते हैं, हार्ट वगैरह सब मसल्स। और एंडोडर्म से हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में पूछा गया है, लेट मी शो यू, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है बोर्ड्स में। मेंशन द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। तो एक्टोडर्म से आप लिख सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, स्किन, हेयर, ये सब एक्टोडर्म से बनता है। मीसोडर्म से मसल्स बनता है ना, आई मसल्स को छोड़ के यहाँ पे आप हार्ट मसल्स लिख सकते हो, किडनी मसल्स लिख सकते हो, गोनाड्स लिख सकते हो। तो ये आपका मीसोडर्म वाला आंसर है, और ये कभी पूछा गया था? 2023 में।
तो ऐसे क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन. यस एवरीबॉडी, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये था अपना आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत ही डिटेल में पढ़ा. बच्चों को ये टॉपिक बहुत डरावना लगता है, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से हमें पता चलता है कि कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है और सबको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है. नहीं तो फिर टाइम अगर मैं इतना दे रही हूँ, मैं इतने एफर्ट्स दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरे एफर्ट्स का आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है. So make sure you share this video, you like this video and you subscribe to this channel so that I can work more for you. और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि हमने आपके लिए 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं. ये फ्री एमसीक्यूज कहाँ पर है? ये हमारे ऐप पर है. हमारे ऐप का नाम क्या है? ज्ञान लैब ऐप. ये ऐप आपको कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा. ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, आपको एक फोल्डर मिलेगा नोट्स एंड पीडीएफ. उस नोट्स एंड पीडीएफ पे क्लिक करो तो आपको एक फोल्डर मिलेगा MHT CET 2025. पूरे महाराष्ट्र में किसी भी टीचर के पास ये एमसीक्यूज का फोल्डर नहीं है, तो ये आपको हमने फ्री में दिया है कि MHT CET 2025 के जितने भी ओरिजिनल PYQs है वो सारे आपके पास अवेलेबल है. बस आपको फ्री में ऐप इंस्टॉल करना है. दैट्स इट. So make sure to like, share, subscribe this video and I will see you soon. Bye bye everybody. Take care. Thank you for watching this video.